हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कवर कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 6 जो कि है सॉफ्ट स्किल्स। और इस चैप्टर से बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले तो पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक पर्सन में उसकी क्या क्या इंटरनल एबिलिटी होती है। तो देखो बच्चों, जहां तक पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात है, जहां तक एक पर्सनल एबिलिटी की बात है, तो वैसे तो बहुत सी एबिलिटी होती है, बट जो 5 बिगेस्ट ट्रेट्स होते हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये 5 टाइप की हमने ट्रेट्स यहां पर आपको दी है। दीज आर एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीबलनेस, कॉन्सिस्टेंटनेस एंड ओपननेस। एक एक को लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों एक्सट्रोवर्जन। अब ये एक्सट्रोवर्जन क्या होता है कि बच्चों सोचो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि मोर सोशल पर्सन होते हैं, मोर टॉकिंग पर्सन होते हैं, और ये दूसरों के साथ बहुत जल्दी से रिलेशन बना लेते हैं। जैसे कुछ पर्सन ज्यादा सोशल है तो दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके साथ हमेशा स्टैंड रहते हैं और दूसरों का हमेशा कोऑपरेट करते हैं। तो ये कौन है? एक्सट्रोवर्जन है। और इसका अपोजिट कुछ लोग बच्चे होते हैं इंट्रोवर्जन। इसका अपोजिट कौन होते हैं? इंट्रोवर्जन, जो कि कुछ रिजर्व टाइप के लोग होते हैं और बहुत कम बोलते हैं दूसरों से। सो जो समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सोचते होंगे आप लोग कि बहुत कम बोलते हैं, दे आर वेरी रिजर्व पर्सन, लेस टॉकिंग पीपुल होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जल्दी दूसरों का कोई रिलेशन नहीं बना पाते। तो ये क्या है? एक्सट्रोवर्जन है। इसका मतलब हिंदी बोलते हो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो जो अंतर्मुखी लोग हैं वो रिजर्व पर्सन है, वो मोर सोशल नहीं होते। और जो बहिर्मुखी पर्सन होते हैं दे आर मोर सोशल पर्सन, दे आर मोर टॉकिंग पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी। सोचना बच्चों, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने इमोशनल को काबू में रखते, कंट्रोल में रखते हैं। वो जल्दी डिप्रेस नहीं होते, जल्दी नर्वस नहीं होते, जैसी भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर लेते हैं। तो वो पर्सन कौन है? इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। अब जैसे मैं कहूं कि बच्चों, मैं अपनी खुद की बात करूं कि कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन हो जाता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो क्या हुआ कि कोरोना आ गया, तो क्या हुआ कुछ बच्चे, कुछ लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जा रहे हैं, नर्वस हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करें, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को, अपने नर्वसनेस को या अपने जो भी चीजें हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ठीक है। एग्रीएबलनेस, कोऑपरेटिव एंड एडजस्टेबल। इस पॉइंट से ही बच्चों दो नेचर के पर्सन होते हैं। एक बंदा वो होता है जो कि मोर कोऑपरेटिव नेचर का होता है, मोर एडजस्टेबल नेचर का होता है। यानी वो दूसरों के साथ हमेशा कोऑपरेट करता है, दूसरों का कोई प्रॉब्लम आएगी हमेशा थोड़ा कोऑपरेट करेगा। ये ऐसा बंदा होता है जो हर सिचुएशन को एडजस्ट कर लेता है, जैसे भी सिचुएशन होगी वो एडजस्टेबल नेचर का है। तो इसका अपोजिट कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अनएडजस्टेबल नेचर के होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, अनसोशल होते हैं। तो ये हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स में आता है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंटनेस, यानी मोर रिलायबल पर्सन, मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बच्चों, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से पूरा करते हैं। दे आर मोर रिलायबल पर्सन। जबकि इसका अपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कह सकते हो लेजी पर्सन होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, एंड वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते। ठीक है। तो इस पॉइंट से ये समझिए कि कुछ पर्सन ऐसे हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दे आर मोर डिपेंडेबल पर्सन, जिन पर हम डिपेंड कर सकते हैं, जिन पर रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। और दूसरे वो होते हैं जिन पर हम कोई विश्वास नहीं करते, जो लेजी पर्सन होते हैं, अनरिलायबल पर्सन होते हैं, अपनी ड्यूटी को कभी पूरा नहीं करते। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ओपननेस। ये ओपननेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक वो व्यक्ति जो ओपन माइंडेड होता है, यानी ऐसा व्यक्ति मतलब फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, वो न्यू आइडियाज को, न्यू चेंजेस को अडॉप्ट करता है। जबकि बच्चों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओपन माइंडेड नहीं होते एंड दे डू नॉट लाइक एनी चेंजेस, कि अगर वो चाहते हैं जैसा चल रहा बस वैसे ही चलता रहे,
वो किसी टाइप के चेंजेस को पसंद नहीं करते। तो इस पॉइंट से भी दो पर्सन हो गए, एक ओपन माइंडेड पर्सन और एक वो जो चेंजेस को पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप के पर्सनालिटी ट्रेट्स में आते हैं। ये हमारी सब इंटरनल एबिलिटी होती है। चलिए आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप। अब सोचो लीडरशिप तो हम लोग ने बहुत पढ़ा है, मैनेजमेंट जब भी पढ़ते थे ये क्वालिटी आती है लीडरशिप की, इसे हम लोग ने 11th-12th में पढ़ा था। याद करिए बच्चों, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो लीडरशिप किसके अंडर में आता है? डायरेक्टिंग में आता है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा था ना कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एंड वन मोर। तो लीडरशिप किसके अंडर में आता है? डायरेक्टिंग में आता है। बच्चों व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब होता क्या है? तो एक सिंपल टर्म में लीडरशिप का मतलब होता है गाइडेंस करना, कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें गाइड करना, उन्हें बताना कि किसी काम को बेटर टू बेटर वे में कैसे किया जाए और उनको बेटर वर्क करने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है ना, ये मोटिवेशन भी डायरेक्टिंग में आता है। तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, हम उनको गाइडेंस करते हैं और किसी वर्क को बेटर टू बेटर वे में कैसे किया जाए इसके लिए उनको गाइड करते हैं। दैट्स कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो एक मैनेजर जो होता है बच्चों, वो अपने बिजनेस में लीडर का रोल प्ले करता है। तो एक मैनेजर में यानी एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज मेरा अगला टॉपिक आता है लीडरशिप स्किल्स में, कि एक बेटर लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वालिटी मैंने आपको दिया इंटीग्रिटी, यानी ऑनेस्टी विद द प्रिंसिपल। कि बच्चों पहली बात तो ये कि जो लीडर होता है उसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स को न वो दूसरों से फॉलो कराता है बल्कि वो खुद उसके लिए पूरी तरह से ईमानदार होता है। यानी जो बात हम दूसरों से कहते हैं उसे खुद को अप्लाई करना होगा। अगर मैं अपने वर्कर से कहता हूं कि टाइम पर आइए, पंक्चुअलिटी रखिए, तो वो पंक्चुअलिटी हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। तो जो प्रिंसिपल हमने बनाए हैं वो प्रिंसिपल न कर दूसरों से फॉलो कराना है बल्कि वो प्रिंसिपल हमें खुद भी फॉलो करना होगा। तो एक बेटर लीडर में क्वालिटी होती है कि जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उसको खुद को फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट, विजन और स्ट्रेटेजी। समझना बच्चों, ऑलवेज आप नोटिस करो कि जो भी गुड लीडर होते हैं उनके पास एक विजन होता है और जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। क्यों बच्चों? उनके पास एक विजन था कि हमें अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराना है और इस विजन के लिए उन्होंने पूरे लाइफ टाइम फाइट किया है। तो हर एक लीडर का एक विजन होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। हमारे पास एक एम होना चाहिए, एक गोल्स होना चाहिए जिसको मुझे अचीव करना है। ठीक है, और उसको गोल को कैसे अचीव करना है ये स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। बच्चों ये तो आप समझते हैं कि एक गुड लीडर में एक गुड कम्युनिकेटर की क्वालिटी होना चाहिए कि आप दूसरों से गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम बना के चलते हैं। ये हमारे वर्कर्स हैं, हमारे सप्लायर हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, इनके साथ एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि किसी प्रकार को डिस्प्यूट्स ना होने पाए। ठीक है, तो उसे चाहिए कि अपने वर्कर के साथ कंटिन्यू कम्युनिकेट करता रहे। नेक्स्ट, गुड रिलेशनशिप। बच्चों सोचना, जहां तक रिलेशनशिप की बात है तो यहां पर रिलेशनशिप का मतलब कि जो मैनेजर है उसको अपने वर्कर या जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना होगा, किसी प्रकार को डिस्प्यूट्स ना होने पाए और हर एक डिस्प्यूट को वो हैंडल करने की एबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। तो वो कोशिश करें कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक गुड रिलेशनशिप बने, एक अच्छे संबंध बन सके। नेक्स्ट हमने दिया परसुएशन यानी इन्फ्लुएंस टू अदर्स। बच्चों एक गुड लीडर में ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपनी बातों से, अपने काम से, अपनी एबिलिटी से दूसरों को इंपैक्ट कर सके, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। आपके अंदर बोलने की ऐसी कला होनी चाहिए, काम करने की ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जिससे दूसरे लोग आपसे इंप्रेस हो सके, तभी तो आप लीडर माने जाएंगे ना। तो आपके काम करने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल कुछ ऐसा हो कि आप दूसरों के लिए अटेंशन पर्सन बने। नेक्स्ट वन,
टीम वर्क। कि बच्चों मैनेजमेंट यानी जो लीडर होता है उसका एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि वो यूनिटी बना के चलता है, यानी टीम वर्क के रूप में काम करता है। हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो जो लीडर है उसका काम क्या है कि सबको मिला के काम करना, एक टीम के रूप में काम करना। नेक्स्ट, एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। कि बच्चों एक गुड लीडर में ये क्वालिटी होती है कि वो ऑलवेज एक फ्लेक्सिबल नेचर का होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ कि समाज में, सोसाइटी में या बिजनेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू पॉलिसीज बन रही हैं, न्यू सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसको आप एडॉप्टेबल नेचर के होने चाहिए, उसको आप अडॉप्ट करें, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करें, यानी आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चेंजेस हो रहा है तो आप चेंजेस को इग्नोर करेंगे। तो जो भी न्यू आइडियाज हो रहे हैं, जो न्यू सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। कि बच्चों एक गुड लीडर में ऑलवेज डिसीजन लेने की पावर होना चाहिए, ठीक है ना। लीडर वही है जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है। तो दीज आर द लीडरशिप स्किल्स कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। चलो बच्चों, अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर, एंड दैट इज लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप स्टाइल, नॉट स्किल, लीडरशिप स्टाइल। कि लीडरशिप कैसे हो सकती है, लीडरशिप करने के टेक्निक या मेथड क्या हो सकता है। तो बच्चों ये चीज हम लोग ने, याद करो, क्लास 12 में पढ़ा था बिजनेस सेगमेंट में, और जिसमें हमने पढ़ा था कि लीडरशिप की 3 स्टाइल होती है। कैसे? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री व्हीलिंग, ये 3 टेक्निक होती है लीडरशिप की। तो सबसे पहले आता है बच्चों ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में निरंकुश या तानाशाही। बच्चों ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें जो लीडर होता है वो सारी पावर और अथॉरिटी को अपने हाथ में लेके चलता है, और अपनी कोई भी पावर अपने फॉलोअर्स को, अपने जूनियर को या अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट नहीं करता। अब वो चाहता है कि जो मेरे वर्कर हैं, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो केवल मेरे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। हम उनके साथ कोई कंसल्ट नहीं करना चाहते। जो भी डिसीजन लेना है वो हम खुद डिसीजन लेंगे, एंड हम अपने वर्कर को इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। हम उनको केवल ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो बच्चों ये जो स्टाइल की लीडरशिप होती है इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, यानी तानाशाही, जिसमें आप दूसरों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, और हम चाहते हैं बस हम ही बेस्ट है, और हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वो सबसे बेटर है। तो हम, ये एक ऐसी लीडरशिप है जिसमें हम वर्कर को या सबऑर्डिनेट को कोई भी टाइप की पावर डेलीगेट नहीं करते। सुनना बच्चों, इस टाइप की लीडरशिप कब बेटर मानी जाएगी, कब अच्छी मानी जाएगी? जबकि ऐसा हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, सपोज करिए दे आर अनरिलायबल पर्सन, दे आर इनोसेंट पर्सन, दे आर लेजी पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन। तो अगर मेरे जो वर्कर हैं वो इनसिंसियर है या इनोसेंट पर्सन है, अभी नए नए लोग आए हैं, अनस्किल्ड है, उन्हें कुछ नहीं आता, तो फिर ऐसे केस में सारी पावर लीडर अपने हाथ में लेके चलता है और अपने वर्कर कोई भी पावर डेलीगेट नहीं करता। तो इस टाइप के लीडरशिप को कहते हैं ऑटोक्रेटिक, यानी निरंकुश या तानाशाही। दूसरा तो बच्चों डेमोक्रेटिक। अब ये डेमोक्रेटिक क्या है कि आप मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ये देखोगे कि जो लीडरशिप होती है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लीडरशिप जिसमें जो लीडर होता है वो डिसीजन मेकिंग में अपने वर्कर को भी पार्टिसिपेशन देता है, यानी हम उनसे कंसल्ट करके हम डिसीजन लेते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम वर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम उनसे भी कंसल्ट लेंगे, हम उनसे भी ओपिनियन लेंगे। तो बच्चों इसके 2 फायदे मिलेंगे कि अगर वर्कर को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं, उनसे ओपिनियन लेते हैं, तो इसके 2 फायदे मिलते हैं। नंबर 1 कि समटाइम उनसे को बेटर आइडियाज, बेटर ओपिनियन मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीजों को जब तक जहां हम नहीं सोच पा रहे हैं, वर्कर से कभी कभी अच्छे ओपिनियन मिल जाते हैं, अच्छे आइडियाज हमको मिल जाते हैं। अब दूसरी बात सोचियो, अगर उनसे अच्छे ओपिनियन या आइडियाज नहीं भी मिल पाते तो भी डिसीजन मेकिंग में उनको रोल देने से वो क्या होते हैं, इंकरेज होंगे। अब वो ये समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी भी इंपॉर्टेंस है, अब वो ज्यादा इंकरेज होंगे और बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए इंकरेज होंगे।
तो बच्चों ये एक ऐसी लीडरशिप होती है जिसमें वर्कर को पावर डेलीगेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग में उनसे कंसल्ट करके डिसीजन लिया जाता है। इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक तरीका। और तीसरा लास्ट पॉइंट आता है बच्चों फ्री रीडिंग। ये जो फ्री रीडिंग टेक्निक होती है लीडरशिप की, इट इज जस्ट अपोजिट सिचुएशन ऑफ ऑटोक्रेटिक। ये जो चीज हमने ऑटोक्रेटिक में पढ़ा, इसका अपोजिट सिचुएशन होती है फ्री रीडिंग। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो लीडर होता है वो अपनी सारी पावर और अथॉरिटीज को अपने वर्कर और एम्प्लॉइज को डेलीगेट कर देता है और अपने पास कोई पावर नहीं रखता। वो केवल एक प्लान, एक टारगेट अपने वर्कर को दे देगा कि भाई ये टारगेट है, आपको उसे अचीव करना है। अब वो टारगेट आप कैसे अचीव करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब आपको खुद सोचना है। तो ये एक ऐसी लीडरशिप है जहां पर लीडर अपने पास कोई पावर नहीं रखता है और डिसीजन मेकिंग की पूरी राइट्स, पूरा अथॉरिटी अपने वर्कर और एम्प्लॉय को डेलीगेट कर देता है। सोचिए बच्चों, इस टाइप की जो लीडरशिप होती है वो वहां पर हो सकती है जहां पर जो मेरे वर्कर हैं दे आर मोस्ट सिंसियर पर्सन, मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे जो वर्कर हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन है, रिलायबल पर्सन है एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन है, हार्ड वर्कर है, तो हम इस टाइप के लीडरशिप को अप्लाई कर सकते हैं जहां पर अपनी सारी पावर अपने वर्कर को डेलीगेट कर देते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर सॉफ्ट स्किल्स। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का चैप्टर था, तो फिलॉसफी वाला चैप्टर था, बट कोर्स में है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको मेरा ये टॉपिक भी समझ में आ गया है। तो हम अपने वीडियो को बच्चों यहां पर स्टॉप कर रहे हैं। गुड डे, थैंक यू एंड टेक केयर बच्चों।